हेलो गाइस, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आपको हमारे इस चैनल पीके इन्फो साइंस एंड कंप्यूटर में। तो आज हम इस वीडियो में आपको यूपी बोर्ड जो 2020 यानी इसके प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके साइंस के पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको हम शेयर करेंगे, जिसमें साइंस के केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स तीनों पार्ट्स का वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, उनका क्या आंसर होगा। और जो विद्यार्थी क्लास 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं उन लोग अपना श्योर कर लेंगे हमारे इस वीडियो को देखकर कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। और जो विद्यार्थी अभी क्लास 10th में प्रवेश कर चुके हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो अधिक फ़ायदेमंद है। और इसी के तरह से हम जितने प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं यानी 2010, 11, 12 से लेकर 20 तक सारे पेपर साइंस के हम हल करवाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये पेपर है, पेपर चूँकि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप पेपर को देख लीजिए। ये पेपर 824 NO यानी सीरीज नंबर है 824 NO जो 2020 का साइंस का पेपर है। तो इनको हम एक एक करके आपका आंसर बताएं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित ये खंड ख, ये केमिस्ट्री का वीडियो खंड क दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का क कि निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख लीजिए कि निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा C यानी तीसरा। दिया है NaHSO4 यानी सोडियम बाईसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसके बाद जो दूसरा दिया है ख, इसको आप स्क्रीन पर देख लीजिए। दिया है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो इसका आंसर होगा ये नंबर 4। इसका नाम दिया है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण यानी इसका आंसर होगा चौथा विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। इसका फार्मूला होता है CaOCl2। जो नेक्स्ट क्लास 10th में एग्ज़ाम देने जो बच्चे जाएंगे वो ध्यान रखें कि जो भी ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसी ऑप्शन को क्वेश्चन बनाकर प्रोवाइड किया जाता है। तो ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन आए उसको आप भली भांति 4-5 ईयर्स पहले आप पेपर को हल कर लें। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है 5 का ग, स्क्रीन पर देख लीजिए। दिया है कि क्षारीय धातुएं हैं, क्षारीय धातुएं हैं जिसमें पहला दिया है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तीसरा दिया है बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम। ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आवर्त सारणी का जो पहला वर्ग होगा वह क्षारीय तत्व होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी हम लोगों का ये तीसरा ऑप्शन सही है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का क दिया है। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए। पहला दिया है कि निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है, निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। तो ध्यान दीजिए 6 का क का फर्स्ट निस्तापन। अब टॉपिक ये आती है निस्तापन, यानी निस्तापन आप तत्व के बारे में जानते होंगे। उससे पहले कि कुछ बता दें कि आपके साथ वीडियो शेयर कर चुके हैं पदार्थ के बारे में कि पदार्थ के 2 पार्ट हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पार्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, तत्व को 3 भागों में डिवाइड किया है, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु जो हैं यानी हम आपको ले चल रहे हैं तत्वों के निष्कर्षण में। जब आप पढ़ेंगे कि खनिज अयस्क का सांद्रण करना और उसी अयस्क के सांद्रण में निस्तापन का उपयोग होता है। यानी जब हम सामान्यतः जानते हैं धातुएं 2 प्रकार की है, मुक्त यानी स्वतंत्र धातुएं और दूसरे होते हैं यौगिक के रूप में यानी जटिल, या कह सकते हैं यौगिकों के रूप में। उसके बाद हम देखेंगे कि धातुएं जो हैं प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं, जिसे आप लोग खनिज कहते हैं। यानी वह धातुएं जो प्रकृति में खनिज
जो प्रकृति में संयुक्त या फिर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है उसे हम खनिज कहते हैं। अब खनिज के बाद बात आती है अयस्क की। तो अयस्क का डिफिनीशन वही होगा कि वह खनिज जिसको सुगमता से या आसानी से कम खर्च में प्राप्त किया जा सके उसे हम अयस्क कहते हैं। अब अयस्क प्राप्त होने के बाद इसका सांद्रण करेंगे यानी शुद्धिकरण करेंगे। विभिन्न प्रकार की भट्टियाँ या फिर निष्कापन प्रगलन ऐसे कई प्रक्रम से गुजरने के बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त होते हैं। तो इसका पूर्ण वीडियो आपके साथ हम YouTube वीडियो पे शेयर कर देंगे। तो निष्कापन का डिफिनीशन बिल्कुल सिंपल है। चूंकि आपका क्वेश्चन जो है 1 नंबर में पूछा है तो आप चाहें तो सिर्फ इसका डिफिनीशन ही बता सकते हैं। इसका डिफिनीशन बिल्कुल सिंपल है कि वायु की अनुपस्थिति में, डिफिनीशन बिल्कुल सिंपल, ध्यान दीजिए कि वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे, ध्यान दीजिएगा, उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर, यह भी आपको ध्यान देना है, यानी वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर जब गर्म किया जाता है तो उसके ऑक्साइड के रूप में परिवर्तन होता है। यानी उस अयस्क का, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड के रूप में परिवर्तन होता है जिसे हम निस्तापन कहते हैं। निस्तापन, अब आप ध्यान दीजिए कि इसमें कुछ वाष्पशील अशुद्धियाँ भी होती हैं, जैसे जल वाष्प होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कुछ अशुद्धियाँ भी देख लीजिए। जल वाष्प यानी जल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, उसके बाद SO2 होते हैं और ऐसे ही अन्य कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं इस प्रक्रम में। और आपको यह ध्यान देना है कि निस्तापन प्रक्रम में किस किस प्रकार से अयस्क का हम प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें हम इस विधि में कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड प्रकार के अयस्कों का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं इस विधि में। कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, अब आप जब पूरी विवरण इसका पढ़ेंगे तो जानेंगे कि अयस्क कई प्रकार के होते हैं। कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और क्लोराइड अयस्क, यानी कुल 4 प्रकार के अयस्क होते हैं। इसके बाद इसके कुछ, ये क्वेश्चन 1 नंबर का था तो आप सिर्फ डिफिनीशन देख के कर सकते हैं और इसका हम कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिखाते हैं कि यदि ये एल्युमिनियम का अयस्क है जिसको हम बॉक्साइड कहते हैं, Al2O3 × 2H2O, इसको हम बॉक्साइड कहते हैं। अगर इसको हम वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से नीचे और उच्च ताप पर क्रिया कराई गई यानी निस्तापन जब कराया गया तो इनके ऑक्साइड कैसे प्राप्त हुए देख लीजिए। Al2O3 × 2H2O, पहले जल सहित था लेकिन बाद में यह प्रक्रम होने के बाद इसके सिर्फ ऑक्साइड प्राप्त हुए हैं और जल अलग हो गया। इसका नाम आप साधारण तौर पे एल्यूमिना जानते हैं, लेकिन इसको हम एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो इसके बाद है, ध्यान दीजिए, इसी में पूछा था कि भर्जन में क्या अंतर है, निस्तापन और भर्जन दोनों पूछा था। चूँकि हमने आपको पूरा विवरण बताया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ आप डिफिनेशन दे के कर सकते हैं। तो भर्जन को देख लें। तो भर्जन का जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ध्यान दीजिए, भर्जन सेम टू सेम निस्तापन के हिसाब से बनाया गया। जैसे कि सांद्रित अयस्क को, ध्यान दीजिएगा, सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में, उसमें था कि अनुपस्थिति में, यहाँ क्या है कि वायु की नियंत्रित मात्रा में,
तथा उसके उच्च ताप पर, उसके उच्च ताप पर ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करना भर्जन कहलाता है। ठीक है, तो सेम टू सेम डिफिनेशन था, बिल्कुल सिर्फ डिफिनेशन ये था कि वायु की नियंत्रित मात्रा है और वहाँ क्या था, और वहाँ क्या था कि वायु की अनुपस्थिति में था। उसके बाद जो क्वेश्चन है 6 का ख आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। दिया है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का ख है। ये आपको ध्यान दीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है। तो आप पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन्स, यानी वे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देख लें, पहले दिया है संतृप्त, तो चूंकि इसके साथ दिया है कि इनके सामान्य सूत्र लिखिए, तो पहले हम संतृप्त के बारे में बताते हैं। ध्यान दीजिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स वह हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कार्बन और कार्बन के मध्य सिर्फ एकल बंध हो, यानी उसकी संयोजकता 4 हो, चतुसंयोजक, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ एकल बंध हो, यानी देख रहे हैं ना, सिर्फ एक ही बंध है, यानी यहाँ बीच में डबल ट्रिपल नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं, वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो डिफिनीशन ये है कि वह हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध हो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डिफिनीशन बिल्कुल सिंपल था। जैसे इसका फार्मूला होता है, सूत्र भी लिख देते हैं, क्वेश्चन में पूछा है CnH2n+2। इसकी पूरी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से आपके पास शेयर करेंगे, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व करना है तो समय भी तो देखना हमें। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, उसी में दिया है सेकंड का, उसी में फर्स्ट ही है असंतृप्त, यानी दोनों में क्या अंतर है। तो इसमें डिफिनेशन वही होगा कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड या फिर ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड हो, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका 2 रूप होते हैं, एक होते हैं एल्कीन और एक होते हैं एल्काइन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सिंगल बंध वाले थे तो उन्हें एल्केन कहा गया था। ध्यान दीजिए, एल्केन यानी सिंगल बंध, ये एल्कीन आता है असंतृप्त में। इसकी पूरी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। उसके बाद एल्काइन आता है ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो इसका फार्मूला होगा, एल्कीन का फार्मूला होगा आपका CnH2n, और एल्काइन का फार्मूला होगा आपका CnH2n-2। ओके, इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का ग दिया है, स्क्रीन पर प्रश्न दिखाए जा रहे हैं। देखिए कि डाबेराइनर के त्रिक नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी उदाहरण द्वारा लिखिए। तो आपको यह ध्यान देना है, ये क्वेश्चन नंबर ग हो गया। अब आपको यह ध्यान देना है कि ये आवर्त सारणी की बात की गई है, तो आवर्त सारणी में सिर्फ डाबेराइनर का ही आया है। तो डाबेराइनर में एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने तत्वों की एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी, यानी वह 3 तत्वों को एक श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किए थे, और उन्होंने ये बताया था कि जो पहला तत्व होगा और तीसरा तत्व होगा, इन दोनों का जो अणुभार होगा वह बीच वाले अणुभार के औसत के बराबर होगा। जैसे उन्होंने बनाया, उस समय तत्वों की संख्या 50 या 55 के आसपास थी। तो ध्यान दीजिए, उन्होंने समान गुण वाले 3 तत्वों को क्या किया,
एक समूह बनाया। समूह बनाने के बाद उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब उनका क्या किया, उन्होंने बताया कि जो पहला वाला तत्व है और तीसरा वाला तत्व का जो परमाणु भार है, इन दोनों परमाणु भार का बीच वाले परमाणु भार के औसत के बराबर है। तो देखिए लिथियम का परमाणु भार 7 और पोटेशियम का परमाणु भार 39। अगर हम इन दोनों के परमाणु भार को अगर ऐड करते हैं और 2 से भाग करते हैं तो देखेंगे कि जो पोटेशियम का परमाणु भार औसत के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इनका सिद्धांत यही था कि पहला तत्व का परमाणु भार और तीसरे तत्व के परमाणु भार, दोनों के परमाणु भार का जो बीचला होगा वो औसत के बराबर होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का क दिया है कि आवश्यक समीकरणों की सहायता से दर्शाइए कि आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया है, पहला दिया होगा, देख सकते हैं आप कि धावन सोडा से बेकिंग सोडा। तो आप ध्यान दीजिए, धावन सोडा यानी एक अभिकारक का मान आपको दे दिया है Na2CO3। अब आपको एक और दे दिया है क्या, बेकिंग सोडा NaHCO3, यानी आपको 2 मान दे दिया है, एक तो अभिकारक का मान दे दिया और एक उत्पाद का मान दे दिया है। अब आपको ये सोचना है कि इसमें क्या ऐड करेंगे कि यह बेकिंग सोडा बन जाए। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये कब बनता है, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जहां आपको जल दिखा समझ लीजिए जलीय विलयन हुआ, ठीक। जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर हमें बेकिंग सोडा प्राप्त हुआ। अब यहाँ 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इसको बैलेंस किए हैं। सोडियम की संख्या 2 है, और भी संख्याएं हैं जो बैलेंस किया जाता है, आपको हम वीडियो के साथ शेयर कर चुके हैं किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है। अब दूसरा जो है दिया है क्लोरीन गैस से विरंजक चूड़, फिर आपको क्लोरीन दे दिया अभिकारक, उसके बाद पूछ रहा है विरंजक चूड़, तो आपको फार्मूला याद होने चाहिए CaOCl2। अब आप यह ध्यान दीजिए कि आप क्या यहाँ ऐड करेंगे अभिकारक कि अब ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाए। तो आप यह ध्यान दीजिए कि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि क्लोरीन का क्रिया कराई जाती है तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है और साथ ही जल प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो है अगला दिया है कि मीथेन का निम्नलिखित पदार्थों का अभिक्रियाओं को केवल समीकरण द्वारा लिखे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 7वें का ये तो क का आंसर था। अब इसके बाद देखिए ख का आंसर देखिए क्या दिया है। पहला दिया है कि देखिए दोनों दिया है, ध्यान से देखिए, एक दिया है क्लोरीन के साथ और एक दिया है ऑक्सीजन के साथ। अब इसमें क्या था कि एक अभिकारक दिया था और एक उत्पाद दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस किया है कि दोनों अभिकारक दे दिया है। जैसे कह रहा है ना मेथेन, तो मेथेन का फॉर्मूला CH4, पहला किससे क्रिया कराना है, क्लोरीन से, ध्यान दीजिए Cl2। अब हम क्रिया कराए हैं तो देखिए ध्यान से, एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो बनेगा, अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है तो यहाँ CH4 है तो यहाँ होगा CH3, चूंकि एक हाइड्रोजन निकल गया है। अगर एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ता है तो अभी एक क्लोरीन बचा है, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ, यानी एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। देखिए आसान से, मेथिल क्लोराइड CH3Cl और HCl, पहला बन गया। दूसरा फिर दिया है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कहा है। तो ध्यान दीजिए, जब मेथेन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ, और उसके बाद अगर एक ऑक्सीजन निकल भी जाता है तो अभी ऑक्सीजन बच रहा है यहाँ, यानी जल। चूंकि यहाँ हाइड्रोजन इसमें आया नहीं, हाइड्रोजन भी बचा है, तो वह अगला सह उत्पाद क्या होगा, जल होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद बैलेंस करने की बात है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। अगर देखेंगे
ऑक्सीजन की संख्या 4, यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन 2, तो यहाँ 2 लगाइए और आप देखेंगे कि हाइड्रोजन यानी बैलेंस सारे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 दिया है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होने का विद्युत अपघटनी विधि का वर्णन कीजिए। इस प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद लिखिए। इसके बाद उसी पूछा है कि रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए तथा उपयोग में लाए गए उपकरण का नामांकित चित्र बनाइए। ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर का है, ध्यान दीजिए। दिया है कि सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल आसान, 8 का क। तो आपको जब सोडियम क्लोराइड दे ही दिया है, ऑब्जर्वर से पूछ रहा है कि जलीय विलयन में, तो आप ध्यान दीजिए जलीय विलयन, आप चाहें तो यहाँ भी प्लस करके जल लिख सकते हैं और चाहे आप यहाँ भी जल लिख सकते हैं, यहाँ भी प्लस कर सकते हैं या फिर यहाँ भी प्लस कर सकते हैं। जलीय विलयन में क्या प्रवाहित किया है? विद्युत प्रवाहित किया है। तो आप देखेंगे कि दोनों क्या होंगे? अलग अलग विभाजित हो जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस में, यानी कैथोड और एनोड पे। तो सोडियम क्या होगा? जो धातु होगा पृथक होके अलग हो जाएगा और उसके बाद जो क्लोरीन होगा वो पृथक होके अलग हो जाएगा। तो ये था उसका समीकरण, हमने लिख दिया। और मुख्य उत्पाद क्या बना? सोडियम धातु अलग और क्लोरीन अलग। इसके बाद कह रहा है कि उपकरण का नामांकित चित्र। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस उपकरण का नामांकित चित्र बनाया है। उसके बाद है 8वें का ख। 8वें का ख दिया है, क्वेश्चन पहला पढ़ लीजिए। दिया है कि एथिल एल्कोहल और प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित के एक रासायनिक गुणधर्म का समीकरण लिखिए। सामान्यतः आप जानते हैं कि कोई भी यौगिक हो या फार्मूला हो या किसी प्रकार का पदार्थ हो तो उनके 2 रूप होते हैं, यानी उनके 2 गुणधर्म, एक होते हैं भौतिक और एक होते हैं रासायनिक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 3 दे दिया है जिसमें से आपको रासायनिक गुण बताने हो भी कोई एक है। रासायनिक गुण बहुत होते हैं, आइए देखें। पहला पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का ख का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल का फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका होता है C2H5OH, या हम ये भी कह सकते हैं CH3CH2OH। बात वही है, C2H5OH या CH3CH2OH। कोई एक क्या करना है? रासायनिक गुण लिखना है। तो ध्यान दीजिए कि जब एथिल एल्कोहल को किसी धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो उसके साथ यानी एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, यानी वह धातु उसको विस्थापित, यानी एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया तो यानी इसके जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए CH3 CH2O Na, ठीक है, CH3 CH2O Na। उसके बाद अगर हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है तो आपका हाइड्रोजन भी निर्मुक्त हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। और यह बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस है? क्योंकि इनके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 और यहाँ 2 लगा रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ 2 लगाने पर सोडियम भी 2 हो जा रहा है, इसलिए सोडियम के आगे भी हम 2 लगा सकते हैं। उसके बाद इसी में पूछा है एसिटिक अम्ल का रासायनिक, यानी दूसरा क्या है? दूसरा पूछा एसिटिक अम्ल। अब आपको क्या करना है? अब आप सोच रहे होंगे सर एसिटिक अम्ल का फार्मूला नहीं पता है, तो फार्मूला तो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। इसका भी कोई एक रासायनिक गुणधर्म देना है, तो इसका रासायनिक गुण, चलिए हम इसका क्षार के साथ क्रिया कराते हैं। अगर हम एसिटिक अम्ल को, चूंकि एसिटिक अम्ल जानते हैं अम्ल है, और अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण। ये तो आप जानते हैं, तो बिल्कुल आसानी से आप इसको हल कर चुके होंगे। चलिए एक क्षार लिख देते हैं, अम्ल और क्षार। चूंकि एसिटिक अम्ल अम्ल है, यानी क्षार। अब इन लोगों को जो अब आपस में क्रिया कराई गई है
तो बताएं आपको लवण बनेगा, यानी सोडियम क्या होगा, इस हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, हाइड्रोजन कहाँ चलाएगा, इसके साथ, यानी सोडियम अगर यहाँ आया तो बना CH3COOH के जगह पे क्या लिखेगा Na, उसके बाद प्लस अगर एक H यहाँ बचा है, एक H यहाँ यानी H2, और क्या बच रहा है O, यानी क्या बच रहा है और जल। ठीक है, तो एक रासायनिक गुण ये भी हो गया कि क्षार के साथ क्रिया। उसके बाद तीसरा दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये ध्यान दीजिए एक और दिया है इसी में क्वेश्चन कि पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी एक रासायनिक गुण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हेमी हाइड्रेट, या फिर हाफ हाइड्रेट भी कर सकते हैं। तो जब हम कैल्शियम सल्फेट के अर्ध अणु यानी हेमी हाइड्रेट के एक और अणु लेते हैं और जब आपस में उच्च ताप पर क्रिया कराते हैं तो हमें जिप्सम प्राप्त होता है। जिप्सम का फार्मूला CaSO4 इंटू 2H2O, क्या प्राप्त होता है, जिप्सम। तो एक फार्मूला ये भी था, जल के साथ अभिक्रिया। तो इसके बाद है, अब इसी में दिया है अथवा, आठवें का भी ख का बाद अथवा दिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, साबुनीकरण, दूसरा योग अभिक्रियाएं, तीसरा दिया है सजातीय श्रेणी एवं उनके उपयोग। तो साबुनीकरण की बात की जाए तो ध्यान दीजिए, साबुन और अपमार्जक आप पढ़े होंगे पिछले कक्षाओं में या फिर अगर कक्षाओं में भी मिलेंगे कि साबुन जो होते हैं उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी सोडियम और पोटेशियम के लवण से बने होते हैं जिन्हें साबुन कहते हैं। अब वहाँ बात आती है साबुनीकरण क्या है। साबुन तो जान गए, साबुनीकरण क्या है, तो इसका बिल्कुल सिंपल है कि जो वसा अम्लों के ग्लिस्टर एस्ट्रो को, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्ट्रो के जली विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पे बनता है। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ हम वसा क्या बोले हैं, ग्लिसरॉल एस्टर को क्या किए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या किए, गर्म किए हम, यानी वो किसी भी अम्ल के ग्लिसरॉल एस्टर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, साबुन प्राप्त हुआ। उसके बाद ग्लिसरॉल क्या होता है, सह उत्पाद बनता है। तो ये आपको ध्यान देना है। ओके, बिल्कुल सिंपल था। आप चाहें तो इसका रिएक्शन भी दे सकते हैं कि CH वसा ग्लिसरॉल एस्टर का फार्मूला लिखकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे और साबुन ग्लिसरॉल बनाएंगे। ओके, इसके बाद अगला दिया है कि योग अभिक्रियाएं। दूसरा योग अभिक्रियाएं, ये ध्यान दीजिए, योग से तात्पर्य है कि जोड़ना, यानी किसी दो या दो से अधिक परमाणु हो या अणु हो या फिर कोई यौगिक हो जुड़कर नए यौगिक का निर्माण करना, योग अभिक्रियाएं हैं। जैसे आपको बिल्कुल सिंपल दिखा रहे हैं, हमने क्या किया, हाइड्रोजन लिया और क्लोरीन लिया और इन दोनों क्या किया, योग यानी आपस में जुड़ रहा है, तो क्या बनेगा, HCl बनेगा। और भी ले सकते हैं सोडियम प्लस Cl यानी सोडियम क्लोराइड, अभी हमने क्वेश्चन 8 में बताया है सोडियम क्लोराइड को। इसके बाद तीसरा है सजातीय श्रेणी, ये आपको ध्यान देना है, सजातीय श्रेणी एवं इनके उपयोग पूछा है ना, तो ध्यान देना है सजातीय श्रेणी। तो आप जानते होंगे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन से आप पढ़े होंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और भी बहुत सारे क्रियात्मक समूह पढ़े होंगे। तो आप ये ध्यान दीजिए कि वह रसायन, या आप हम सभी लोग रसायन के अंदर के पढ़ते हैं, यानी वह रासायनिक कार्बनिक पदार्थ जिसके अणुभार और क्रियात्मक समूह समान दिखते हैं, अगर उनको बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो उनकी संरचनाएं होती हैं बिल्कुल समान दिखती हैं, जिसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप CH4 कहें या C2H4 कहें या C3H6 कहें, तो आप देखेंगे इनकी संरचनाएं बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ
इनके अणुभार बस बदलते हैं और क्रियात्मक समुच्चय में रहते हैं। यानी एक ऐसे क्रम बनाया जाए कार्बनिक रसायन का जिसमें हमें एक श्रेणी प्राप्त हो जाए, इसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो इसी के साथ ये केमिस्ट्री का पेपर जो 824 NO सीरीज का था हमने विधिवत रूप से बताया, और जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर भली भांति सही सटीक दिए होंगे वो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, और जो विद्यार्थी अभी क्लास 10th में गए हैं वह इसको ध्यान से देखेंगे। सो धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छी लगी तो किसी के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी स्टूडेंट अच्छे अंक प्राप्त करें। अगर हमारा वीडियो किसी के माध्यम से मिला है तो बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।